7 से 9 नवंबर जयपुर बनेगा बौद्धिक महाकुंभ की भूमि। जयपुर डायलॉग्स 2025 में एक मंच पर आएंगे वे सभी योद्धा, इतिहासकार, चिंतक, रणनीतिकार और धर्म रक्षक जिनकी आवाज़ है भारत की आत्मा। विष्णु शंकर जैन, गौरव आर्य, नीरज अत्री, आनंद रंगनाथन, भाऊ तोरसेकर, सुशांत सिन्हा और बहुत सारे आपके पसंदीदा वक्ता जिनसे आप इस कार्यक्रम में भेंट कर सकते हैं। आप भी इस अनोखे उत्सव का हिस्सा बने, रजिस्टर करें और उपस्थित रहें। और यदि आप इस आंदोलन को और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो हमारे क्राउड फंड में दान दें। QR स्कैन करके आप हमें योगदान दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दिया हुआ है। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और आज मैं वेलकम कर रहा हूं, स्वागत कर रहा हूं अनुपम मिश्रा जी का। तो आप सभी का भी स्वागत कर रहा हूं आज के शो में। और आपको याद दिलाना चाह रहा हूं कि कृपया दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट में अपना रजिस्ट्रेशन अब अवश्य करा लें। बहुत ही कम स्थान बचे हैं, मुश्किल से 30-40। और हमारा क्राउड फंडिंग का जो टारगेट है वो पूरा करवा दें। 97% चल रहा है, 3% जो है वो थोड़ा धीमे चल रहा है, तो वो 3% पूरा करवाएं। आप कहेंगे तो हम अनुपम जी से भी कहलवा देंगे। अगर मेरी बात नहीं माने आप तो अनुपम जी से कहलवा दूंगा, कोई बात नहीं। तो अनुपम जी भी होंगे वहाँ पे। तो अनुपम जी आप भी थोड़ी सिफारिश कर दीजिए, क्राउड फंडिंग टारगेट सब पूरा करा दें। मैं क्या सिफारिश करूं आपको साहब? मैं तो अभी आपको शो के पहले बता रहा था कि देश दुनिया से लोग मुझसे मिलने आते हैं और इतनी मोहब्बत रखते हैं आपके लिए। आज मुझसे गौरव शर्मा जी मिलने आए थे सिंगापुर से। वो कह रहे थे कि मैं कुछ और नहीं कर पाता हूं तो जयपुर डायलॉग्स की पूरी फ्रेंचाइजी जो निकालते हैं वो आपकी टी शर्ट पहन के आए थे और सब करके। तो आपकी ऑलरेडी इतनी अच्छी फॉलोइंग है, पीपल लाइक यू, पीपल लव यू। और मुझे पूरी उम्मीद है, भरोसा है कि बाय द टाइम आई रीच, हर बार आप ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं, उसमें नई बात क्या है सर? तो चलिए सर, आज चलते हैं। आज बड़ी रोचक घटना हुई और रोचक घटना जो है वो ये हुई कि योगी जी का पदार्पण बिहार के चुनाव में हो गया। और योगी जी ने पदार्पण करके वहां पर एक, मुझे लगता है अखिलेश जी ने एक उड़ता तीर लिया था। क्यों किया था वो पता नहीं, शायद वो तेजस्वी जी की ऐसी तैसी कराना चाहते हो कि उन्होंने बुरखे का मामला उठा दिया कि साहब के बुरखा जो है वो बहुत, उसका चेकिंग होगी तो आंगनबाड़ी वर्कर्स के द्वारा, तो बहुत ही अन्याय हो जाएगा। जैसे पहले होता था उस तरह से होने देना चाहिए। और योगी जी को क्या चाहिए था? योगी जी ने उसको लपक लिया और लपक के ऐसी तैसी कर दी। अब मुझे लगता है तेजस्वी जी उनको कह रहे होंगे कि भाई साहब ये एहसान आपने हमारे ऊपर क्यों किया। जी देखिए, पहले बुरखे की बात कर लें। अपने आप में सिद्धांततः मतलब कोई इसको डिफेंड नहीं कर सकता। आप कहते हैं कि आपको लाइसेंस बनवाना है तो आप बुरका हटाएंगे, आपको एक पैन कार्ड बनवाना है, आधार कार्ड बनवाना है, पासपोर्ट बनवाना है, हज करने जाना है, और तो और आप एयरपोर्ट पे जामा तलाशी देंगे। और जाने दें, आपको PVR में फिल्म देखनी है तो आप जामा तलाशी देंगी लड़कियों को, महिलाओं को। यहां भी तो आंगनवाड़ी की महिलाओं की बात हो रही थी ना कहीं। मतलब इसका कोई सेंस नहीं है, इसका कोई। अच्छा, होता क्या है, सारा चक्कर इस बात का है कि भाई सलमा की शादी हो गई, सलमा चली गई बिहार, उत्तर प्रदेश में वोट पड़ना है तो पता चला सलीमा आ गई उसकी जगह और उसने बुर्का पहन के वोट दे दिया। तो अच्छा, अभी ये तो पिछली बार इतना बवाल हुआ था। मतलब उत्तर प्रदेश के 2022 में उत्तर प्रदेश के बाहर से बड़ी संख्या में लोग आई थी और उन्होंने यहाँ पे आके बुर्के पहन के वोट दिया था। बड़ा बवाल हुआ था जगह जगह पे। तो आप फिल्म देखने के लिए बुर्का हटाएंगी, आप उसके आधार कार्ड के लिए हटाएंगी, पैन कार्ड के लिए हटाएंगी, पासपोर्ट के लिए हटाएंगी, एयरपोर्ट पे तलाशी देंगी, लेकिन वोट आप बुर्के में देंगी। ये बात किसी के सेंस में है? कोई समझ में आता? अच्छा, मैंने 3 दिन पहले अपने चैनल पे हुमताई ने भी ये बात कही थी, प्रेडिक्ट की थी कि ऐसा होगा। अच्छा, इसका रीजन समझे आप। रीजन क्या है कि मैं कभी
मैं कभी इस सब बारे में नहीं पढ़ता कि ये चुनाव सेमीफाइनल है, फलाना चुनाव फाइनल है। जो लोग राज्य चुनाव को सेमीफाइनल और केंद्र चुनाव को फाइनल कहते हैं, मैं कहता हूं एकदम गलत है। दोनों के मुद्दे अलग हो जाते हैं, दोनों के नेता अलग हो जाते हैं। लेकिन आज मैं पहली बार कह रहा हूं कि बिहार का चुनाव सेमीफाइनल है। आई टेल यू व्हाई। अखिलेश यादव इतना परेशान इसलिए हैं कि अगर देखिए, अखिलेश यादव बहुत डरे हुए हैं, इतना डरे हुए हैं कि अगर आप पिछली बार 2021 का हमारे यहाँ पंचायती राज चुनाव का रिजल्ट निकाल के देखें तो यू विल बी सरप्राइज कि अखिलेश यादव और भाजपा नेक एंड नेक है। इतनी सीटें जीती थी समाजवादी पार्टी ने पिछली बार ग्राम प्रधान और जिला परिषद के चुनाव में, लेकिन इस बार वो चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं। मतलब आप सोचिए, जीती हुई पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। वो इतना घबराए हुए हैं कि 2000 अप्रैल में होगा जिला परिषद का चुनाव और ये ग्राम पंचायत का चुनाव, और उसके मुश्किल से 11 महीने 10 महीने बाद हो जाएगा या 12 महीने बाद हो जाएगा। उसके पहले अगर वो जिला परिषद हार जाते हैं या पंचायती राज चुनाव हार जाते हैं तो उनका माहौल खराब हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, अखिलेश यादव को इस बात का पूरा खौफ है कि MY कॉम्बिनेशन जो सबसे बड़ा है कहीं का तो बिहार का है, जहां पे 14% यादव है, 15% यादव है। अगर वहां पे MY कॉम्बिनेशन फेल कर गया तो 8% यादव वाला तो फेल ही कर जाएगा ना। आप इसको समझिए। वो मुसलमान अभी से परेशान। मायावती ने इतनी बड़ी रैली कर दी 9 साल बाद, इतनी बड़ी रैली कर दी उन्होंने। फिर मायावती जब टिकट बांटने में आती है तो फिर वो मुसलमानों को इतना टिकट देती है, रिकॉर्ड तोड़ देती है। पहली बार 99 टिकट दिए थे, 99। मतलब वो रिकॉर्ड है, आज तक उत्तर प्रदेश में इतने मुस्लिम टिकट किसी ने नहीं बांटे। तो अगर वहां पे मुस्लिम यादव माई कॉम्बिनेशन फेल हो जाता है तो फिर आप समझ के रखिए कि उत्तर प्रदेश का सेमीफाइनल गया, और जिसकी बड़ी उम्मीद नजर आ रही है, जिसकी बड़ी संभावना नजर आ रही है। तो इस हालात में अखिलेश यादव कई तरह से डरे हैं। आप, मैंने कहा ना, पंचायती राज चुनाव देख लीजिए। अब वो बिहार में बात हो रही है, जहां बिहार में वोट पड़ रहा है, वहां तेजस्वी ने बुर्के को इतना इशू नहीं बनाया, अखिलेश ने बनाना शुरू कर दिया। अखिलेश ने बना तीसरा समझिए, वही तो तीसरा क्यों किया मेरे ऊपर। तीसरा कारण देखिए, तीसरा अभी देखिए, भूमिका इसलिए भी बन रही है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आपने अपने सारे लॉजिक को एग्जॉस्ट कर लिया है। जितनी तरह के तर्क हो सकते थे सब आपने दे डाले, और जितनी तरह की नियम बना सकती थी सुप्रीम कोर्ट सब उसने बना भी दिए। उसके बाद SIR हो भी गया और आपको उससे निराशा भी है। तो भैया, जब उत्तर प्रदेश में SIR होना है अगले साल अप्रैल में होना है, अभी से चुनाव आयोग ने बता दिया है, तो अगले साल जब या शायद जून में हो रहा है, तो जब अगले साल जून में यूपी में SIR होगा तो उसके पहले कुछ भूमिका बना रही है ना, क्योंकि जाना तब भी सुप्रीम कोर्ट है भाई। कपिल सिब्बल को राज्यसभा ऐसे थोड़ी भेजा अखिलेश यादव ने, उनके स्टैंडिंग काउंसिल है वहां पे। वो उनके भाई, आपको राज्यसभा भेजा है हमने, आप तो हमारे स्टैंडिंग काउंसिल हो गए। तो उस समय फिर से सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करने के पहले एक माहौल बना, एक विप अप किया जा रहा है माहौल। तो ये, लेकिन ये सारी चीजें बताती हैं कि अखिलेश कहीं ना कहीं 2027 को, और एक आखिरी बात मैं कह रहा हूं, 2022 में अखिलेश थे, साथ में जयंत थे, साथ में पल्लवी पटेल थी, साथ में ओम प्रकाश राजभर थे, साथ में संजय निषाद थे, और सब कुछ करके वो बहुमत के आधे रास्ते पर रुक गए। तो आप सोचे, इस बार तो उनके साथ कोई नहीं है। इसी का जो The man is scared. The man is scared. अखिलेश इज स्कैर्ड, लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है कि मुझे तेजस्वी के यहाँ इन्होंने किया, एक तो सबसे पहले तो वोट चोरी करके राहुल गांधी ने ऐसी तैसी की तेजस्वी की, और अब जो है इन्होंने बुर्का वाला करके इन्होंने लूज बॉल दे दी, फुल टॉस, और वो भी योगी जी को। योगी जी की जब रैली शुरू होनी थी उसके 2 दिन पहले इन्होंने ये बोल दिया, और योगी जी उसको आज उसको उन्होंने टेक्सर क्या मतलब ग्राउंड से ही बाहर पहुंचा दिया। तो तेजस्वी क्या कह रहे होंगे? भाई देखें, ये तो तेजस्वी का दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जब से गया उनका नुकसान ही रुकी है। आपने जाके पहले वहां डिग्री को इशू बनाया प्रधानमंत्री की। राहुल गांधी जानते थे जब आप नरेंद्र मोदी की डिग्री को इशू बनाएंगे तो लोग पलट के राबड़ी के निरक्षर पने पे और अखिलेश यादव के नवी फेल होने पे प्रहार करेंगे। अखिलेश मना करते रहे ये काम मत करिए, पर उन्होंने कर डाला, नंबर 1। नंबर 2, स्टालिन को बुला लाए, सॉरी तेजस्वी मना करते रहे पर राहुल ने कर डाला। फिर आप स्टालिन को बुला लाए,
स्टालिन ने मतलब बिहारियों के लिए जो जो कहा है उसके बाद वो उन्होंने आके यहाँ पे तमिल में भाषण दे दिया। फिर आप रेवंत रेड्डी को ले आए जिन्होंने आके बिहारियों का डीएनए ही सर्टिफाई कर दिया कि मजदूरी का डीएनए है। उसमें आप सोचें इन्होंने अपनी यात्रा में जितना डैमेज कर सकते थे, मुस्लिम इलाकों की आपने यात्रा की, तो रेवंत रेड्डी को भी ले आए। कह तो रहा हूं रेवंत रेड्डी ने आके बिहारियों का डीएनए बता दिया साहब। हाँ, जिसको जिसको आप लेके आए उसने ऊटपटांग बोला, आके यहाँ गालियां देने के लिए आप लोगों को लाए। तो मतलब राहुल गांधी ने पहले से एक तरह से जैसे, अच्छा देखिए एक बात, बल्कि मैं कांग्रेस की इस मामले में ठीक मानता हूं, और ये चाहे अलावरू की वजह से जिसकी वजह से भी है, कि कहीं ना कहीं इन्होंने मन बनाया कि या तो हमारी शर्तों पे समझौता हो और नहीं तो हम तो डूबेंगे सनम, तुमको ले डूबेंगे और हम फिर से रिवाइव हो जाएंगे। वो दिल्ली वाला फॉर्मूला वो अपनाना चाह रहे हैं। और इस मामले में मैं सहमत हूं, क्योंकि ये बात प्रशांत किशोर बहुत जमाने से कह रहे हैं कि भाई तुम जब तक अच्छा, अखिलेश इस बात से बहुत घबराए हैं। राहुल गांधी जो काम सीट एडजस्टमेंट और ये तालमेल में जो तेजस्वी के साथ कर रहे हैं, वो यही काम आज से 1.5 साल बाद अखिलेश यादव के साथ करेंगे उत्तर प्रदेश में। अखिलेश इससे भी परेशान है, अखिलेश इससे भी परेशान है। और अब आपने वहां पे एक बुर्का वाला विवाद शुरू कर दिया। मतलब अब चले, मतलब अखिलेश ने बॉल डाली, योगी ने छक्का मारा और रन कम हो रहे हैं तेजस्वी यादव के, सोचिए। अच्छा, वो अभी तक जिस समय हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और ये रिकॉर्डिंग करते समय इस समय लगभग 7:30 बज रहा है शाम का, उस समय तक कल अंतिम दिन है नामांकन का, पहले राउंड का, उस समय तक सीट फाइनल नहीं है, सीट डिस्ट्रीब्यूशन फाइनल नहीं है। नहीं, सीट डिस्ट्रीब्यूशन फाइनल है, सीट डिस्ट्रीब्यूशन फाइनल है। लोगों को बुला बुला के सिंबल दिए जा रहे हैं, भराया जा रहा है। ये जो सारा खेल है मुकेश सहनी को उनकी औकात बताने के लिए हो रहा है। मुकेश सहनी ने पिछली बार 2020 में प्रेस कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन का साथ छोड़ा था। इस बार तेजस्वी यादव उनको अपने साथ लटका रहे हैं, उनको कहीं जाने नहीं दिया। कल लास्ट डेट है और अभी तक मुकेश सहनी की सीटें फाइनल नहीं है। आप समझिए, सुबेरे से 2 बार 3 बार वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को टाल चुके हैं और मौर्या होटल में अभी 3 घंटे पहले मुकेश सहनी के कार्यकर्ताओं के बीच में जम के लाजूते चले। आपने देखा होगा, मैंने वीडियो ट्वीट किया है। तो मुकेश सहनी को उनकी हैसियत बताई जा रही है, इस तरह समझिए कि वही मुकेश सहनी है जिनके साथ तेजस्वी यादव नवरात्र में हेलीकॉप्टर में घूम के मछली खा रहे थे। तो क्योंकि पिछली बार लास्ट, अच्छा, अंतिम मोमेंट तक इतना लटकाए रहो कि पिछली बार की तरह आप एनडीए की शरण में ना जा पाए। कल लास्ट डेट है और आज तक मुकेश सहनी कुछ मालूम नहीं। मुकेश सहनी अपने सिंबल बांट चुके हैं, कार्यकर्ताओं से कह चुके हैं चुनाव प्रचार के लिए तैयार रहो, और उनको सीटें नहीं मिल रही। हाँ, लेकिन अच्छा, एक चीज आखिरी चीज, कृष्णा अल्लावरू की भी तो पिटाई विटाई हुई है। सीपीआई एमएल भी अपने हिसाब से सिंबल बांट रही लोगों को, वो भी इनकी नहीं सुन रही है। महागठबंधन क्या है, अब ये जो लालू यादव को लाठी से बहुत प्यार था, तो वहां महागठबंधन चल रहा है इस समय। नहीं तो कृष्णा अल्लावरू का भी तो स्वागत अच्छा हुआ ना एयरपोर्ट पे कल। वो तो मुझे लगता है कि पूरा अखिलेश सिंह का वो था। ये अखिलेश प्रताप सिंह, मतलब वो कांग्रेस प्रेसिडेंट रहते हुए लालू यादव के लिए बैटिंग करते थे। और जिस तरह अल्लावरू पे हमला हुआ और जिस तरह कांग्रेस में आपस में इस तरह के, भाई कांग्रेस वहां पे अपने लेवल पे ऐसी विनिंग पार्टी नहीं है ना कि वहां पे प्रभारी पे हमला हो टिकट के लिए। देखिए, वहाँ कांग्रेस की दूसरी इश्यू है। वहाँ पे कांग्रेस का इश्यू ये है कि पिछली बार भी यही उनके ऊपर चार्जेस लगे थे कि उनको 70 सीटें मिल गई थी और उसमें से केवल 19 जीते थे। आज की डेट में तो वो कहते हैं कि साहब हमको जो है वो विनिंग सीट्स नहीं दी गई थी, लेकिन उस समय याद करें आप, उस समय चार्जेस ये थे कि साहब की जो प्रभारी है उसने सीटें बेच खाई हैं। प्रभारी है तो खैर अकेले तो नहीं बेच खाएगा ना, कुछ तो ऊपर भी गया होगा। मेरी अपना फीडबैक ये है कि अभी तक अल्लावरू पे पहली बार इस तरह का आरोप लगा है, और मुझे जो अब तक मेरा जो अपना निजी फीडबैक है, जो तमाम पत्रकारों से मेरी बिहार में बात होती है, वो इस तरह सीट बेच खाने वाला मामला थोड़ा हमको मैन्युफैक्चर्ड, थोड़ा सा कॉन्कॉक्टेड सा लग रहा है, और वो एक हमले का एक बहाना ढूंढा गया है, जिससे मैं कहता हूँ। और देखिए, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, क्योंकि अगर
मुकेश सहनी को तेजस्वी यादव ने उनकी हैसियत बताई, तो राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को उनकी हैसियत बता दी है। और तेजस्वी यादव को कुछ नहीं मिला तो उन्होंने अपने पिताजी को हैसियत बता दी। लालू यादव ने सिंबल बांटे, तेजस्वी यादव ने लौट के उनसे सारे सिंबल वापस ले लिए। एक एक विधायक को घर से बुला के सिंबल छीन लिया। तो उसने मैंने लिखा भी था कि एक और औरंगजेब, एक और शाहजहां। तो आप सोचिए, लालू यादव को लगा कि साहब मैं राष्ट्रीय जनता दल का अध्यक्ष हूं, हाँ, और मैं लोगों को सिंबल बांट दूंगा। तेजस्वी ने घर से बुला बुला के लोगों के सिंबल छीन लिए। तो मतलब जो मुलायम सिंह और अखिलेश यादव पर आरोप लगाया था टाइम्स ऑफ इंडिया ने, वो तो वो रिपीट हो गया। एक और औरंगजेब, एक और शाहजहां। हाँ, लेकिन तेजस्वी जिस तरफ ले जाना चाहते हैं ना, उस तरफ जा नहीं रहा पूरा चुनाव। ना तो जातीय आरक्षण की ओर जा रहा है, ना इससे रिलेटेड और भी जो इश्यूज हैं जिसमें पूरा ध्रुवीकरण हो सके, वो भी नहीं हो रहा है। हाँ, ये अवश्य कि उन्होंने ओसामा को टिकट देके थोड़ा रोमांच ला दिया है। दो बातें, तेजस्वी जब जातीय आरक्षण की बात कहते हैं तो एक दिक्कत ये आती है कि वहां पे जो ओबीसीज हैं वो कहते हैं जातीय आरक्षण मतलब यादव आरक्षण। इसके आगे तेजस्वी को नजर नहीं आता। तेजस्वी यादव जब पढ़ाई लिखाई की बात कहते हैं तो लोगों को तेजस्वी यादव की अपनी शैक्षणिक योग्यता देखकर भरोसा नहीं होता। तेजस्वी यादव जब लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो लोगों को जंगल राज याद आ जाता है। और रही बात ओसामा की, तो ओसामा, चलिए ये तो शाहबुद्दीन का लड़का है ओसामा, जिसको टिकट दिया है इन्होंने। लालू यादव तो अपने चुनाव प्रचार में ओसामा बिन लादेन का हमशक्ल लेकर घूमते थे साहब। आपके पास वो फोटो होगी, मैं भेज दूंगा। बाय द टाइम यू ब्रॉडकास्ट दिस वीडियो आप इसको दिखा दीजिएगा। मतलब वो तो ओसामा बिन लादेन का हमशक्ल अपने साथ लेकर घूमते थे, इमेजिन। लालू यादव को तो चुनाव प्रचार इतना अद्भुत था, मुझे याद है, वो कहते थे कि बताइए, सामने वाली पार्टी कह रही है कि बिहार में सड़क बना देंगे, अरे इस सड़क पे सवर्णों की तेज तेज गाड़ियां चलेंगी, तुम्हारा मवेशी को चल जाएगा, सड़क बनाने के लिए वोट मत देना। और लोग दे भी रहे थे, बताइए। आप सोचे, उनका तो अद्भुत चुनाव प्रचार था। मतलब तेल पिलावन लाठी घुमावन रैली का नाम होता था। तो तेजस्वी यादव के पास इतना बैगेज है, इतना बैगेज है, लालू का, राबड़ी का, पूरे खानदान का, भाई का, बहन का, साधु का, लालू के सालों का, जंगल राज का, साहब कई जन्म लग जाए तद होने के लिए। तेजस्वी यादव इसको इतनी जल्दी नहीं धो सकते। और ऊपर से आज भी उनके पार्टी के लोग चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं भूरा बाल साफ करो। हाँ, वो उसमें तो उनको कोई किसी भी तरह का कोई जरा सा भी गुरेज नहीं है, कोई जरा सी भी हिचकिचाहट हो ये कहने में, बिल्कुल नहीं। पूरी तरह से वो उसके ऊपर कायम है कि बस भूरा बाल तो साफ होना ही चाहिए। भूरा बाल लालू नहीं साफ कर पाए, तेजस्वी कर लेंगे। बल्कि याद कीजिए, जो भूरा बाल साफ करके शुरू में जो पहले 5 साल जो तांडव मचाया था राहुल गांधी ने, सॉरी, लालू यादव ने और उनके साथियों ने, उसका जो रिएक्शन हुआ, ब्रह्मेश्वर मुखिया जैसे व्यक्ति का पदार्पण हुआ, उसने पूरे भारत में एक, मैं कहूँगा कि एक आशा की किरण जगाई कि भाई ये जो लठायत संस्कृति है, ये नहीं चल पाएगी। ब्रह्मेश्वर मुखिया का सबसे बड़ा योगदान ये रहा कि ब्रह्मेश्वर मुखिया के नेतृत्व में मुट्ठी भर लोगों ने और फिर बड़ी संख्या में लोगों ने एक लाइन में कह दिया कि लालू यादव जो चाहते हैं कि हम राज्य छोड़कर भाग जाएं और वो हमारी जमीन पे कब्जा कर लें उनके लोग, हम नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं भागेंगे। मैथिली ठाकुर को टिकट दिया गया है। आज उनके पिताजी आके बताते हैं टीवी पर, कब से बता रहे हैं कि साहब जो पहला बैच बिहार छोड़ के भागा था, मैं उसका हिस्सा था। बिहार का पलायन रोका ब्रह्मेश्वर मुखिया ने। ठीक है, उनके जो तरीके थे, लेकिन ये होता है कि साहब यू हैव टू फाइट फायर विद फायर, तो एक ये दिक्कत आती है। लेकिन बाकी ब्रह्मेश्वर मुखिया थे, इसलिए आज बिहार है। बिल्कुल, बिल्कुल। ब्रह्मेश्वर मुखिया का बहुत बड़ा योगदान है, यद्यपि उनको बहुत कुछ कहा जाता है। रणवीर मैं जानता सेना हूं जो है कि वो मैं जानता हूं कि अपने आप लेफ्टिस्ट में कंट्रोवर्शियल बात है, लेकिन लेफ्टिस्ट को बहुत घृणा करते हैं।
नहीं, लेफ्ट दूसरी बात कहता ना, लेफ्ट की भी आप समझिए। जैसे कहते हैं पॉलिटिकल साइंस में कहते हैं कि द स्टेट हैज द मोनोपोली ऑन वायलेंस, यानी राज्य के पास हिंसा का एक अधिकार है। लेफ्ट कहता नहीं, वी हैव द मोनोपोली ऑन वायलेंस। हम मारे तो न्याय है, कोई और मारे तो फिर तो साहब संविधान खतरे में आ जाता है, दुनिया ही खतरे में आ जाता है। करेक्ट। और कुछ और भी बड़े इंटरेस्टिंग इसमें है, जो आपने कहा मैथिली ठाकुर की जो परिवार है, तो मैथिली ठाकुर को जो टिकट दिया गया है, उस पे तो बड़ा कंट्रोवर्सी हो रही है। जो लोकल है वो कह रहे हैं कि साहब बाहर से ले आए इम्पोर्ट करके, हम कहाँ जाएंगे। और नहीं, वो ठीक भी है, वो ठीक भी है। जब आप किसी न्यू कमर को टिकट देते हैं और किसी पैरा ट्रूपर को टिकट देते हैं, किसी एक नॉन पॉलिटिकल पर्सन को टिकट देते हैं, तो वहां पे जो कभी सालों से और कभी दशकों से जो आदमी अपनी राजनीतिक जमीन बना रहा होता है, तो उसके हाथ में निराशा भी आती है। और जाहिर सी बात है, वो प्रयास भी करता है कि ये पर्सन जीत ना पाए, क्योंकि उन्हें मालूम है अब जैसे जो भी आदमी, जो भी शख्स लोकल होगा, जो भी मैथिली ठाकुर का विरोध कर रहा है, उसको ये बात मालूम होगी कि अगर मैथिली ठाकुर जीत गई तो उसकी सीट हमेशा के लिए हाथ से निकल जाएगी। तो प्रयास करता है कि ना जीतें। ये तो ठीक है, सबके साथ होता है। और इसमें मैं बहुत ज्यादा किसी को दोषी भी नहीं ठहरा सकता, क्योंकि अगर आदमी वहां जमाने से अपनी राजनीतिक जमीन बना रहा है, जनसंपर्क कर रहा है, चुनाव लड़ने के लिए पैसा ले रहा है, और उस समय अगर कोई आदमी बाहर से आ जाता है, तो जो स्थानीय उम्मीदवार है या फिर जो स्थानीय जो आदमी इतने दिन से मेहनत कर रहा है, तो उसकी परेशानी जायज है। दूसरा विषय लेते हैं। ये हरियाणा पुलिस में सुसाइड वर्सेस सुसाइड का आपने खेल देखा, और मैंने भी इतने वर्षों में पहली बार इस तरह की स्थिति देखी। तो इसका आप विश्लेषण कैसे करेंगे, क्या है ये, क्यों ऐसा हुआ? देखें, पूरन कुमार का जो सुसाइड था, उन्होंने बताया कि साहब मुझको जातिगत आधार पर प्रताड़ित किया गया। लेकिन जब वो एएसआई लाठर जब वो सुसाइड करता है, उसके पास सुसाइड का कोई कारण नहीं था। उसने अपने आप को भगत सिंह से प्रेरित बताया। जिस प्रकार भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंक कर सिर्फ एक मौका मांगा था कि मुझे वो मौका मिल जाए कि मैं अदालत में खड़े होकर देश की जनता को बता सकूं कि मैं किस लिए लड़ रहा हूं, और बदले में भगत सिंह ने अपनी जान दे दी। लाठर ने लिखा है, उनका उल्लेख किया है। तो वो कह रहा है कि साहब एक मतलब उसको सुसाइड की कोई आवश्यकता नहीं थी, पर उसको ये बात मालूम थी कि सुसाइड से नीचे उसकी बात सुनी भी नहीं जाएगी, सुसाइड से नीचे उसकी बात सुनी भी नहीं जाएगी। तो उसने बताया कि किस प्रकार पूरन कुमार किस तरह लोगों से रिश्वत लेते थे, किस तरह वो अपने आईएएस बीबी, विधायक साले और उनका ससुराल जो कि एससी एसटी कमीशन में उसकी धौंस देते थे। उसने तो ये तक बताया कि किस तरह महिला पुलिस कर्मियों का यौन शोषण करते थे। उसने ये बताया कि स्टिंग ऑपरेशन में फंस गए थे, एक वीडियो बन गया था जिसके चलते उन्होंने सुसाइड किया। तो अब दिक्कत ये आ गई है साहब, एक बड़ी अजीब बात आ गई। किसी जमाने में ये बात एक मुस्लिम समुदाय के लिए कही जाती थी कि साहब आप उनके खिलाफ कुछ नहीं कह सकते। अब यही बात करीब करीब एक मैं देख रहा हूं कि दलितों के वोट के लिए इतनी मारामारी है कि अब ये हो गया कि साहब इनके खिलाफ आप कुछ नहीं कह सकते, एससी एसटी एक्ट के खिलाफ आप कुछ नहीं कह सकते, अंबेडकर को आप कुछ नहीं कह सकते। पिछली बार आपके शो में बी आर अम्बेडकर को लेकर अरुण शौरी के हवाले से जो मैंने बातें कही थी, आप देख रहे हैं लोग उसको काट के उसकी रील बनाकर चला रहे हैं, मुझे गालियां दे रहे हैं। तो ये अब ये अजीब सा माहौल बन गया है, विचित्र सा। लेकिन मैं एक दूसरी बात यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूंगा। लेट अस लुक एट द सिल्वर लाइनिंग। सिल्वर लाइनिंग ये है कि राहुल गांधी जाते हैं पूरन कुमार के यहाँ, वाई पूरन कुमार या क्या नाम है, वाई पूरन कुमार। हाँ, लेकिन नायब सिंह सैनी अगर पूरन कुमार के यहाँ जाते हैं तो संदीप लाठर क्या भी जाते हैं। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री का दायित्व निभाते हुए अगर वो उस आईपीएस अधिकारी के यहाँ जाते हैं तो उस एएसआई के यहाँ भी जाते हैं वो,
और मैं समझता हूं कि नायब सिंह सैनी ने एक कमाल का बैलेंस। अच्छा, मुझे नायब सिंह सैनी का ये बैलेंसिंग एक्ट थोड़ा इसलिए भी पसंद आया क्योंकि हम अभी अभी मोहन यादव से जले, हाँ, जिनको मैं कहता हूं कि वेयर बेंडिंग वाज रिक्वायर्ड ही चोज टू क्रॉल। ठीक है, तो नायब सिंह सैनी मतलब मोहन यादव तो एकदम आपने पी विल्सन को कर लिया और ये दुनियादारी थवा। तो पी विल्सन अपीयर नहीं हुए। हाँ, पी आपने बताया था, पी विल्सन अपीयर भी नहीं हुए। और दूसरी इससे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश सरकार जो रातों रात केस को निपटवाना चाहती थी, वो केस को टलवाना चाहती। तो आप ये भी देखिए, टलवाना चाहती है एक और दूसरे आपके वो तेलंगाना वाला जो 42% रिजर्वेशन इन लोकल बॉडीज वाला जो केस था, वो आज सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दिया। क्या कि स्टे कंफर्म, हाईकोर्ट का स्टे उन्होंने कंफर्म कर दिया। हाँ, कंफर्म कर दिया, विक्रमनाथ साहब की बेंच ने किया। तो ये है कि भाई अति सर्वत्र वर्जित, या अति होगी तो फिर उसका तो मैं यही कह रहा हूं कि इस समय जितना SC/ST एक्ट का जो दुरुपयोग और जिस कदर सिर्फ दलित नाम मात्र पे जितनी सेंसिटिव हो गया है मामला, और जो जिसको मैं समझता हूं कि उसकी परिणीत तक, उसके चरम तक पहुंचाने पे हमारे CGI साहब का भी योगदान है। तो कुल मिलाकर मैं समझता हूं कि अब इस पूरे खेल को कहीं ना कहीं खत्म नहीं तो कमजोर करने का तो समय आ ही गया है, क्योंकि इस लिमिट के बाद कोई नहीं ले पाएगा इसको, अब कोई नहीं ले पा रहा है। करेक्ट, इसीलिए कहते हैं इसको देखे ना, इसको देखे ना, मोहन, मैं अभी तक नहीं समझ पाया मोहन यादव की स्ट्रेटजी क्या थी। मोहन यादव की स्ट्रेटजी मैं क्या बताऊं, माइंडलेस एक्ट, माइंडलेस ब्रेनलेस एक्ट। नहीं, माइंडलेस ब्रेनलेस एक्ट नहीं। मैंने वो पिछली बार भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि भाई वो उत्तर प्रदेश बिहार नहीं है, मध्य प्रदेश में 1% यादव हैं, तो उनको अपना ब्रॉड एक OBC वोट बैंक बनाना है, तो उसमें वो उन्होंने ये सब कर डाला और कुछ नहीं। बाकी आप ये बताएं तो कि वो तो एक बन नहीं आदमी जो, सकता ना, वो आप तो कृपा वो तो आप उनको समझ में आया होगा, वो तो आप आप तो समझ में कृपा आया ना, पात्र हैं। कृपा वो तो पात्र जो आप, है, यदि वो अपना बेस बनाना चाहेगा तो रघुवर दास बनेगा। उनको भी यही गलतफहमी हो गई थी। और जो तो मैं अब सुन रहा हूँ, ये मैं जो विश्वस्त सूत्रों से, जो भी मेरे मध्य प्रदेश के सूत्र बता रहे हैं, कह रहे भाई मोहन यादव तो गए, मोहन यादव अच्छा, ने बहुत बड़ी गलती कर ली है। और मोहन यादव और शिवराज सिंह जी को भी मौका मिल गया मोहन यादव को निपटाने का। मोहन यादव अब सरवाइव नहीं करेंगे। शिवराज सिंह को या किसी को भी क्यों दोष दें भाई, ब्लंडर तो आपने खुद किया ना। खुद किया। तो अब आप जो ये देखिए, जो फुलटॉस काम फेंक रहा शिवराज है, सिंह चौहान, अच्छा शिवराज सिंह चौहान भी तो ओबीसी थे, उन्होंने इस तरह का जो है वो कभी भी नहीं किया। और वो मैं एक व्यक्ति बहुत छोटी सी ही बात, सेंसिटिव, संवेदनशील है। वो तुरंत जहां भी कुछ होता है वहां वो तुरंत पहुंच के और निपटा देते थे मामला। हाँ, तो ये ग्वालियर मोहन में इतने दिन यादव, चलता रहा, इतना तमाशा हुआ। ये बताइए ग्वालियर में किस साहब के आपने रामचरितमानस का पाठ रोक दिया। तो ये जो मूर्खताओं की एक पे एक मूर्खता को बचाने के लिए दूसरी, दूसरी को बचाने के लिए तीसरी, ये जो होती जा रही है, लगता नहीं कि मोहन यादव विल बी एबल टू सर्वाइव दिस। नहीं, मोहन यादव को यह भी सोचना चाहिए कि आज जिस जिस राइट विंग के लोगों से उनको दिक्कत है, कल वही लोग, राइट विंग के लोग, मोहन यादव का लाठी घुमाते हुए वीडियो वायरल कर रहे थे, उनको सनातनी बता रहे थे, उनका जयकारा लगा रहे थे। अगर उनकी बिल्कुल बात नहीं सुनी जाएगी तो फिर तो जाहिर सी बात है। इसीलिए जो बात मैंने कही, लेट मी रिपीट दैट, कि मोहन यादव के ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखते हुए नायब सिंह सैनी का संदीप लाठर साहब के घर जाना, मैं समझता हूं कि इट वॉज अ ह्यूज रिलीफ। यस। अच्छा, एक बात और बताऊं आपको, हरियाणा पुलिस की जो मेरा फीडबैक है कि पूरी पुलिस फोर्स इज बिहाइंड संदीप लाठर। और वो आप देख सकते हैं, जो भी फोटोग्राफ्स है जो भी आ रहे हैं, पूरी पुलिस फोर्स इज बिहाइंड संदीप लाठर। तो भाई इसलिए भी है ना, क्योंकि वो जो IPS अधिकारी थे, वो पूरी पुलिस फोर्स को फंसा के भी गए, आप समझिए। वो वो इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी को छोड़ के सबका नाम ले गए। आप देखिए ना उनका पत्र।
पूरन कुमार जी। अब उनकी जो ससुराल पक्ष है वो बड़ा पावरफुल। अच्छा, ये भी एक हो गई है सिचुएशन कि ये जो पुश्त दर पुश्त जो आरक्षण का प्रावधान किया हुआ है एससीज और एसटीज के लिए, तो बहुत पावरफुल फैमिलीज पैदा हो गई हैं। वो पर सारी आप बेनिफिट्स तब भी कॉर्नर करते पर आप तब भी दलित हैं। अभी दलित आप तब भी दलित हैं। आप आईपीएस, आपकी पत्नी आईएएस, आपका साला विधायक, आपका ससुराल एससी एसटी कमीशन का मेंबर तब भी दलित हैं। आपके पिताजी गवर्नर, आप जज, तो भी आप दलित हैं। अब इसका क्या किया जाए? क्या किया जाए? अनिल कुमार मिश्रा का सपोर्ट किया जाए और क्या किया जाए? अरे भाई, किसी को सपोर्ट नहीं करना है। मोदी सरकार को से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवाई का सपोर्ट करना था, जब वो कह रहे थे कि दलितों में आप क्रिमिनल लागू करिए। हाँ, नहीं कह क्या रहे थे? राइटिंग में उनका जजमेंट है, राइटिंग में जजमेंट है उनका। सुझाव दिया है उन्होंने, सुझाव दिया है, मैंडेटरी नहीं किया है, सुझाव तो दिया। जो उन्होंने कहा है कि जिन लोग उपवर्गीकरण वाला जो केस है, उपवर्गीकरण वाले केस में हालांकि ये भी अच्छा है, उन्होंने कहा कि जिन लोगों को ऑलरेडी, जो लोग उठ चुके हैं, उनको नहीं, नए लोगों को मौका दिया जाना चाहिए। और ऐसा कह के उन्होंने अपने भांजे को जज बना दिया। देखिए, आप उनको नहीं ब्लेम कर सकते। वो जो थे उस समय कॉलेजियम से अपने को उन्होंने रिक्यूज कर लिया था। जयपुर डायलॉग्स में हर वार्ता में आप उपलब्ध नहीं होते, पर आपकी छाप नजर आती है। और साहब, आपके जो परम मित्र हैं ट्रम्प साहब, वो तो फिर जो है वो मोदी जी को कह रहे हैं कि साहब कि मोदी ने मुझको प्रॉमिस कर दिया है कुछ, और एमईए जो है फिर से डिनाई कर रही है। ये क्या हो रहा दो है? बातें हैं। अपने पहली बात तो उन्होंने ये नहीं कहा कि अपने दोस्त को ऑनर नहीं कर रहे मोदी जी, क्या बात है? पहले तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मोदी से मेरी बात हुई है, क्योंकि मोदी उनसे बात करने को तैयार नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि मेरा दूध जो अमेरिका जो लौट कर आया है, उसने मुझे सूचित किया है। पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने ये भी कहा कि मोदी रूस से तेल लेना बंद कर देंगे, पर ये तत्काल नहीं होगा, अभी कुछ दिन चलेगा। अब ये कुछ दिन कितने दिन चलेगा आप भी जानते हैं इसका क्या मतलब है। तीसरी बात, जब ट्रंप ने ये बता दिया कि मोदी के आने के पहले भारत का ये हाल था कि हर साल एक नया प्रधानमंत्री आता था, तो फिर अब उसके बाद ट्रंप की कोई और बात क्या सुनी? मुझे लगता है कि वो भूल गए कि मनमोहन सिंह 10 साल थे। अरे क्या सुनी जाए भाई, मनमोहन सिंह 10 साल थे, उसके पहले अटल बिहारी 7 साल थे, और नरसिम्हा राव पूरे 5 साल थे। तो मतलब वो कह रहे भारत में हर साल एक नया प्रधानमंत्री आ जाता है, और मैं तो बहुत समय कुछ से तो देख महीनों रहा में ही आ जाते हैं, कोई तो महीनों में। मैं कह तो रहा हूं कि एक ट्रम्प साहब को एक जनरल स्टडीज का ही एक छोटा मोटा कोर्स कर लें, हमारे खान सर से ही कह लें, वो बहुत ज्यादा गलत नहीं मुझे बताएंगे, लगता है थोड़ा ही बहुत कि गलत बताएंगे। हमारे जो ट्रम्प साहब है ना, वो भारत में पटवारी की परीक्षा भी पास नहीं कर सकते। तूने आवश्यकता क्या है? भारत में पटवारी की परीक्षा जो लोग नहीं पास कर सकते, वो यहाँ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हुए हैं, ऐसी क्या बात है? वहां राष्ट्रपति हो गए। आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग जिन्होंने मुंसिफी से रिजाइन कर दिया, वो चीफ जस्टिस तक पहुंच गए। नहीं, ये सच है। और सुप्रीम कोर्ट जज तो कई बन गए, सुप्रीम कोर्ट जज बहुत बन गए। और तो लेकिन मुंसिफी से रिजाइन कर दिया उन्होंने। छोड़िए, आपकी सेवा से भी लोग निकल के सीधे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए, बिना लॉ की डिग्री लिए, आपकी सेवा से। हमारी नहीं, वो आईसीएस थी। अरे तो वही है, आपकी सेवा का वो केवल वो उसका नाम बदल गया है बस, और क्या, वही कंटिन्यूएशन है। पहले तो देखिए साहब, आईसीएस जो थे वो बनते थे हाईकोर्ट जज, बिल्कुल उनको चांस मिलता था। धुआंधार बनते थे, सर बीएन राव जिनकी बात हो रही है, सर बीएन राव आईसीएस, सर बीएन राव हाईकोर्ट जज,
Sir B.N. Rao, constitutional advisor, then Sir B.N. Rao, judge of the International Court of Justice. उसके बाद कहते हैं कि बताइए, हमारे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ कहते हैं कि अंबेडकर ने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अपने टाइपराइटर पे उस जमाने में टाइप कर डाला जब भारत में टाइपराइटर नहीं आया था। पहली बात। दूसरी बात, जो टाइपराइटर जो मतलब आप जो संविधान हाथ से लिखा गया है, जो संविधान हाथ से लिखा गया उसको उन्होंने टाइप रिटन बता दिया। मुझे तो लगता है कि जस्टिस कैथ के दिए गए तमाम जजमेंट की समीक्षा होनी चाहिए। जस्टिस ना केवल उनके जजमेंट की समीक्षा होनी चाहिए, उनके स्टेटमेंट्स की भी समीक्षा होनी चाहिए। नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट में तो इतने दिन करते क्या रहे वो भी जानकारी का विषय होना चाहिए। और वो तो देखिए, वो तो हनुमान जी की कृपा हो गई उनके ऊपर, नहीं तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाते। यदि उन्होंने हनुमान जी का मंदिर जो है वो अपने ऑफिशियल रेजिडेंस से नहीं हटवाया होता तो संभवतः वो सुप्रीम कोर्ट के जज होते। उन्होंने उस समय एक पीआईएल में बहुत तगड़े से वो पीआईएल उन्होंने परस्यू की थी। भगवान की कृपा से वो आगे नहीं बढ़ पाए, निकल गए, रिटायरमेंट हो गया उनका। जिसके लिए भी मेरे विचार से कोई ये जो जातीय भेदभाव ही रिस्पॉन्सिबल होगा, जिम्मेदार होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंचे। ये देखिए 3 लोग अभी पहुंचे हुए, उनमें से एक रिटायर हो जाएंगे, तो हम लोग बच गए, वरना तो वो पूरे देश से हनुमान जी को हटवा देते। उन्होंने तो सारे पुलिस स्टेशंस में, क्योंकि पुलिस स्टेशंस में टिपिकली आप देखिए हनुमान जी के मंदिर मिल जाते हैं। हनुमान जी की स्थापना पुलिस स्टेशन में होती है, पूरे भारत में होती है। देखिए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि देश में अगर कुछ सबसे ताकतवर है तो संविधान है। और संविधान क्या है? संविधान है फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। यानी इस देश के लोग ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मैं आज नहीं, संविधान जो है वो केवल अंबेडकर जी का है और किसी का नहीं। और आप देखें कि आज कल भी आपने देखा सीजीआई साहब ने कहा कि भाई हम कुछ कहेंगे नहीं ईडी के मुद्दे पे, वरना सोशल मीडिया पे चला जाएगा। आज आप देखिए कि राकेश किशोर की कंटेम्प्ट के मुद्दे पर उनके ऊपर क्रिमिनल एक सुनिए, उस पे आपने विकास सिंह जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमारे अभी अटॉर्नी थोड़ी जनरल अध्यक्ष हैं, अभी तो कपिल सिब्बल है एक्स अध्यक्ष। नहीं, कपिल सिब्बल के बाद ही विकास सिंह बने। कपिल सिब्बल के बाद विकास सिंह बने। तो विकास सिंह ने हमारे अटॉर्नी जनरल को चिट्ठी लिखी कि साहब इनके ऊपर हमको क्रिमिनल कंटेम्प्ट चलाना है, और हमारे अटॉर्नी जनरल ने सहमति भी दे दी। लेकिन जब वो मामला कोर्ट में आया तो जजेस ने क्या कहा? जजेस ने कहा जाने दो यार, अभी फिर सोशल मीडिया पे बवाल होगा। क्या उन्होंने इसको डाल दिया। तो मैं बार बार इस बात को हर प्लेटफॉर्म पे कहता हूँ, अपने व्यूअर्स से कहता हूँ कि आप में बहुत ताकत है। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं हाँ, पूरा सकता? एक मिनट, पूरा शेर कह दिया, वरना लोग कहेंगे मैं पत्थरबाजी के लिए कह रहा हूँ। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। पत्थर तबीयत से उछालो साहब। हाँ, बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से कोई मौलाना कहता है तो ज्यादा उसकी वजन होता है। थोड़े दिन और रुक जाइए, दाढ़ी थोड़ी और बढ़ जाएगी तो शायद वो हो सकता है ये उसका ये ले लें कि भाई पत्थर डायरेक्ट मत मारो, ऊपर उछाल के मारो। मौलाना से याद आया साहब, मोहिबुल्लाह नदवी की चर्चा किए बगैर प्रोग्राम कैसे खत्म हो जाए? चौथी शादी, पांचवी शादी की, चौथी से तलाक दे दिया शायद। वो म्यूजिकल चेयर्स खेलते रहते हैं। आप देखिए ना, वो कहते हैं जब मैंने 5वीं की थी तब तक मैं एक को छोड़ चुका था। और आप देखें, जहां तक गुजारा भत्ता की बात है, ऐसा नहीं कि मौलाना गुजारा भत्ता नहीं दे सकते। लेकिन गुजारा भत्ता के नाम पे तो शाहबानों को इतना बड़ा कांड हो गया था, इतना बड़ा कांड हो गया। तो आप, अच्छा, जहां तक मोहिबुल्लाह नदवी की बात है, आप ये देखें, मोहिबुल्लाह नदवी ने पार्लियामेंट स्ट्रीट के में नमाज पढ़ाते हैं, वहां के इमाम है, वहां पे जो पार्लियामेंट स्ट्रीट पे मस्जिद है उसमें इमाम है।
वो अखिलेश यादव को ले गए, डिंपल यादव को उस मस्जिद में ले गए। उसके बाद तमाम मौलानाओं ने कितनी अश्लील और भद्दी टिप्पणियां कर डाली। लेकिन एक बात ध्यान दें संजय सर, जो आदमी बुला के ले गया था मोहिबुल्ला नदवी, उसने किसी से किसी का खंडन नहीं किया। उसके लिए पहले उसका मजहब था। मोहिबुल्ला नदवी ने डिंपल यादव और अखिलेश यादव की पक्ष में एक शब्द नहीं कहा। लेकिन हाँ, मुझको लगता है कई साल बाद आजम खान मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि मोहिबुल्ला नदवी से सबसे ज्यादा रार तो उन्हीं की है। लेकिन साहब एक मुद्दे पर हमारा मौलाना क्लास चुप है। ये है कि साहब की वो मोमिन हजरात आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे की पैंटें उतार, एक दूसरे की नहीं, एक ही की पैंटें उतार रहे हैं, पैंटें उतार उतार के और उसको झंडे फहरा रहे हैं। मौलाना क्लास पूरा का पूरा चुप है। नहीं, आप कैसे कह रहे हैं साहब, कहाँ चुप है? आप देखें ना, जिस दिन अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्तकी दारुल उलूम गए थे और जब अरशद मदनी ने लाखों आदमी इकट्ठा करके उनका स्वागत किया था, उसी दिन मैंने अपने चैनल पे शो करके कहा था कि ये देवबंदियों की बरेलवियों को जवाब है। बरेलवी आई लव मोहम्मद के नाम पे जिस तरह के पूरे देश में गदर काटे हुए थे और मौलाना तौकीर रजा बने हुए थे हीरो, तो इन्होंने मुत्तकी को बुलाकर बताया कि अरे मियाँ, तुम लोग छोटे मोटे शहरों में दंगा करा सकते हो, हमारे छात्र तो देखो मतलब अमेरिका रूस को हरा के देश पे कब्जा किए हुए हैं। तो उन्होंने मुत्तकी को बहुत वो किया। उसके बाद आपने देखा उसका भी जवाब आया। अजमेर से चिश्ती साहब ने उसको आतंकवादी कहना शुरू कर दिया और फाइनली भारत के सबसे बड़े मौलाना का बयान आ गया, सबसे बड़े मौलाना का जो दाढ़ी नहीं रखता, जावेद अख्तर। तो आप देखिए मतलब मैंने जावेद अख्तर पे जाके उसके ट्वीट पे लिखा, जब उसने जावेद अख्तर ने कहा कि मुझे मेरा सर शर्म से झुक गया कि भारत सरकार मुत्तकी का स्वागत कर रही है तो आतंकी है। अरे भैया, कोई पहली बार तालिबान आया है सत्ता में, तुमने आज तक तालिबान के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। यूपीए सरकार ने तालिबान के मंत्री को बुलाया था, तब तुमने नहीं कहा। तुम्हारा सर शर्म से आज इसलिए झुक गया कि तुम भाजपा सरकार को घेरने का बहाना ढूंढते। नंबर एक। दूसरी बात, तुम्हारा सर तालिबान से झुक जाता है, लेकिन तालिबान जहां से पढ़ के तालिबान हुआ है उसके खिलाफ तुम्हारा एक शब्द नहीं निकलता है। तुम्हारी औकात है जावेद अख्तर, तो एक बार तुम देवबंदियों के खिलाफ, दारुल उलूम के खिलाफ, मौलाना अरशद मदनी के खिलाफ कुछ बोलो, क्योंकि वो तो कह रहा है ना कि हमने जो कुछ पढ़ा, जो कुछ सीखा, हमने यही उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में सीखा। तो उनको कहो ना, तुम्हारी हिम्मत है, तुम्हारी हैसियत है, तो तुम देवबंदियों को कह के दिखा दो, देवबंद को देखे कह के सिखा दो, अरशद मदनी को कह के दिखा दो, दारुल उलूम को कह के दिखा दो। किसको बेवकूफ बना रहे हो भाई? मतलब इतनी दूर में बैठा हुआ तालिबान तुम्हारी आंख में खटक रहा है, और यही उत्तर प्रदेश में देवबंद और सहारनपुर जो हो रहा है वो तुमको नजर नहीं आ रहा है। मतलब ये पूरा परिवार फ्रॉड है। शबाना आजमी के फ्रॉड सामने है, फरहान अख्तर के फ्रॉड सामने है, ये जावेद अख्तर के फ्रॉड सामने है। अच्छा, दिक्कत क्या है जावेद अख्तर के साथ? बुढ़ा गए हैं। मैं इस तरह की भाषा किसी के लिए कहता नहीं, पर बुढ़ा गए और फिल्में मिलती नहीं। वो जो पाकिस्तान से हर 6 महीने पे एक न्योता आ जाता था मुशायरे का, वो भी बंद हो गया। तो करें क्या? बीच बीच में इस तरह की लंतरानी हाँकते रहते हैं। आपको उनके परिवार का इतिहास पता है ना? मैं कई बार, मतलब हर 6 महीने में एक जावेद अख्तर पे मैं एपिसोड करता ही करता हूँ। नहीं, इसमें क्रेडिट मत लीजिए आप, इसलिए कि जावेद अख्तर हर 6 महीने में अपने दादा हुजूर और परदादा हुजूर का जिक्र करके गाली खाने के इंतजाम कर लेते हैं। जितनी बार वो अपने परिवार का जिक्र करते हैं, उतनी बार उनका पारिवारिक इतिहास लोग खोल के ट्विटर पे रख देते हैं। मैं कभी मुझे लगता है कि इनको कुछ खुन्नस है क्या अपने दादा परदादा से? हर 6 महीने में उनका नाम लेके उन्हें गालियां खिलवाते। देखिए, इनके दादा हुजूर के दादा हुजूर अल्लामा फजले हक खैराबादी, अल्लामा फजले हक खैराबादी जो है, वो जो बरेलवी और देवबंदी का जो झगड़ा हुआ है, उसके एक प्रमुख किरदार है। ये बात है 1825 की,
जब 1825 की जब शाह वलीउल्लाह के पुश्तों में, और वो एक हुआ करते थे, क्या नाम था उनका, शहीद साहब, अरे यही जो आपके नाम है ना, हाँ, बरेलवी शहीद, अहमद बरेलवी शहीद, दो है ना, एक तो अहमद रजा बरेलवी साहब है, वो अहमद आला साहब हजरत। आला हजरत साहब, वो तो बरेलवी हो। तो ये जो शहीद साहब थे, उनके एक चेले हुआ करते थे, क्या नाम था उनका, बादशाह चले क्या होगा, नाम था उसी अब वक्त। बताएं। हाँ, तो उन्होंने एक किताब लिखी, उन्होंने किताब लिखी, क्योंकि वो शाह वलीउल्लाह वाली उससे थे, वो पूरा का पूरा, शाह अब्दुल अजीज उनके बेटे थे, शाह अब्दुल अजीज के भतीजे थे। तो इन्होंने एक किताब लिखी, तक़वाउल ईमान, तक़वाउल ईमान, 1825 की बात। उस पे साहब देश भर के मौलाना जो हैं वो डिवाइड हो गए। तो एक तरफ तो अहमद बरेलवी शहीद और ये आपके थे हुजूर भतीजे साहब, और दूसरी तरफ थे 14 उलमा जिन्होंने फतवा दिया, उसमें लीडिंग थे, लीड कर रहे थे उसको, जनाब फजले हक खैराबादी। और वो जो झगड़ा शुरू हुआ वो अल्टीमेटली बरेलवी वर्सेस देवबंदी में परिवर्तित हुआ। तो वो तो बरेलवी साइड से, अच्छा उनका साहब वो एक भारत में अकेले हैं जिनका शजरा सीधे हजरत उमर फारूक से आता है। मजाक थोड़ी है। अब वो चाहे अपने आप को एथिस्ट कहें, चाहे शराब पिए, चाहे कुछ करें, वो सब कुछ कर सकते हैं। उनका शजरा सीधे हजरत उमर फारूक से आता है, दूसरे खलीफा, रशीदुन खलीफा थे। एथिज्म का जहां तक सवाल है, इधर मैंने देखा कि बहुत ढेर सारे इन लोगों ने एथिज्म और वामपंथ का चोला पहनकर जिहाद फैलाना शुरू किया है। जावेद अख्तर वही हैं, और इसको बात को मैं हजार बार दोहरा वो मैं चुका। बता देता हूँ आपको, बता देता हूँ। जावेद अख्तर साहब उनके कन्वीनियंस के हिसाब से, उनकी उन्होंने शादी की हनी ईरानी से, ठीक है सर, और हनी ईरानी से तलाक लिए बगैर उन्होंने शबाना मैंने इस पे ट्वीट किया था कि हनी से तलाक के बगैर इन्होंने शबाना से शादी की, और सिर्फ इसलिए की क्योंकि इन्होंने शरीयत के कानून का लाभ उठाया। शरीयत के कानून, बाद में इन्होंने हनी को तलाक दिया। तो ये उनका कन्वीनियंस है। मुझे आज तक याद है कि 90 के दशक में दैनिक जागरण में इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, और उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की शरीयत में किसी भी तरह का बदलाव लाने के पहले 57 मुस्लिम मुल्कों से राय लेनी चाहिए। ये इनका एथिज्म है। नहीं, एथिज्म कन्वीनियंट इसलिए है कि साहब दारू पीनी हो, उल्टे पुल्टे काम करने हो, तो उसके लिए एथिज्म नहीं, एथिज्म इसलिए भी है, स्ट्रेटेजिक भी है। दाढ़ी बढ़ा के, शेरवानी पहन के, मौलाना बन के जब तुम इस तरह की बातें करते हैं तो लोग कहते हैं कट्टरपंथी है। लेकिन जब तुम एथिस्ट का चोला ओढ़ के सब करते हैं तो आप लॉजिकल और रैशनल नजर आते हैं। बाकी रही दारू पीने की, दारू पीने में, अभी अभी मेरे एक मित्र हैं, वो अक्सर कहते हैं कि मुझे कुरान उठा के दिखा दो जहां शराब पीना बना। आपने तो पूरी कुरान पढ़ी? नहीं है। अरे तो हदीस में तो है, हदीस अरे हदीस क्या, अभी अरे सुने, अभी इसने सऊदी अरब का जो शहजादे हैं, क्या नाम है इनका, MBS मोहम्मद बिन सलमान, अभी उन्होंने कहा कि आज के बाद सऊदी अरब में कोई हदीस नहीं मानी जाएगी, सिर्फ कुरान मानी जाएगी। वो तो पुरानी बात हो गई। बस ठीक है ना। तो कुरान में नहीं लिखा है शराब पीना मना है, बात खत्म। कुरान में तो बड़ी तारीफ की गई है साहब, आप जाएंगे तो जन्नत में तो क्या क्या, वहां तो शराब की नदियां मिलेंगी आपको, वगैरह वगैरह। हाँ, जो मैं बात कर रहा था वो ये कह रहा था कि जितने लीगी थे सारे के सारे कांग्रेसी बन गए और प्रोग्रेसिव राइटर्स अलायंस में शामिल हो गए। ये भी एक प्लेटफॉर्म था फ्रॉड का बहुत बड़ा। मजाद लखनवी, ये सारे के सारे जितने भी जो किया करते तो उनको छोड़िए साल, ये बरेलवी जमात के लोग, नईमुद्दीन मुरादाबादी और आपके अहमद रजा बरेलवी के दोनों साहबजादे हामिद और क्या नाम है दूसरों का, वो सारे के सारे जो थे सब गए थे पाकिस्तान शौक से कि अब हम यहाँ पर
बनाएंगे सुप्रीम काउंसिल शूरा और वो शूरा का राज चलेगा। वो भगा दिया गया, उनको भागा है वापस। उनको ये उम्मीद थी कि साहब हमने जिन्ना को सपोर्ट किया है तो अब हमारी चलेगी। वहां पता चला कि वहां पहुंच गया वो अबुल अला मौदूदी, जमात इस्लामी वाला, उसने कब्जा कर लिया। लेकिन महदूदी का कानून आज तक चल रहा है। जो जियाउल हक ने हुदूद कानून बनाया था वो महदूदी से इंस्पायर्ड था और वो आज तक चल रहा है। बिल्कुल सही है। तो चलिए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं और जावेद अख्तर साहब को एक और कोई शेर वेर नगमा वगमा लिख दीजिए उनके लिए, उनकी शान में। जावेद अख्तर का मैं चलते चलते काल यही गीत सुना देता हूँ मतलब और वो गीत का मुखड़ा कुछ इस प्रकार है: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 करूं मैं गिन गिन के इंतजार। ये उनका कालजयी गीत है। इनकी बेगम शबाना आजमी, लेकिन एक बात कहूं, देखिए मैं बात कहूं, मैं इस अक्सर अपने 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 व्यूअर्स से ये बात कहता हूं कि ये बड़ा एक दुर्भाग्य है कि भारत के लोगों पर फिल्मों का बहुत असर है, माई सेल्फ इंक्लूडेड। लेकिन हमारे यहाँ फिल्मों में, बॉलीवुड में जो सच में अच्छे कलाकार, अच्छे अदाकार, अच्छे फनकार, अच्छे आर्टिस्ट हुए हैं, वो सब निजी जिंदगी में अत्यंत ही घटिया इंसान साबित हुए हैं। और मैं बात सिर्फ मुसलमानों की नहीं कर रहा हूं। आप जय बहादुरी की देख लें, इनकी हरकतें देख लें, आप देख लें, मेरी बात सुने। हाँ, तो इसी प्रकार जावेद अख्तर एक उम्दा शायर रहे हैं, शबाना आजमी एक बेहतरीन अभिनेत्री रही हैं, लेकिन दोनों जिहादी और सिर्फ जिहादी। सलीम खान की, मैं एक मिनट सर, एक मिनट, आप सॉरी मैं जोड़ दूं इसलिए क्योंकि आपके चैनल बड़ा है, इस पे बड़ी रीच है। मैं लोगों को बता दूं कि जब दीपा मेहता ने फायर फिल्म बनाई और उसमें देवरानी जेठानी के बीच समलैंगिक संबंध दिखाए गए, देवरानी जेठानी का नाम रखा गया सीता और राधा। जब बवाल हुआ तो इन्होंने कहा कि साहब हम उसको डब करके सीता को नीता कर देते हैं। आज मैं अपने व्यूअर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस शो के समाप्त होने के उपरांत यूट्यूब पर आज तक वो फिल्म पड़ी है फायर, आप जाइए और सीधे एंड में जाइए और उसके जाके टाइटल देके सीता ही लिखा है आज भी। इसके बाद शबाना आजमी ने राज्यसभा में खड़े होकर झूठ बोला, हलफ उठा के झूठ बोला कि नहीं सीता नहीं, वो तो नीता था। झूठ बोल रहे। आज तक उस फिल्म के टाइटल पे सीता लिखा है, नंबर 1। नंबर 2, फिर तुमने नवरात्र में हमारी देवियों के नाम को, उनको बेइज्जत करते हुए ट्वीट किया, हंगामा मचा, तुमने डिलीट कर दिया, फिर झूठ बोल दिया कि मैंने किया ही नहीं था। उसका जब पकड़ गया कि तुमने ट्वीट किया था, लोगों ने दिखा दिया तो तुम खामोश हो गई। तो एक हैबिचुअल लायर और जिहादी। तीसरा सुनिए, जावेद अख्तर का तो जो है, मैं कह ही रहा हूं ना कि तालिबान को कह रहे हो और दारुल उलूम को नहीं कह पा रहे हो। तीसरा, इनके साहबजादे। मुझे आज तक इनका बयान याद है CAA में, इन्होंने कहा कि CAA कानून मुसलमानों की, ओबीसी की, दलित की और आदिवासियों की नागरिकता ले लेगा। मतलब आप सोचे, इन्होंने वही बात कही जो सोरा भास्कर ने कही थी, बाद में कह दिया सब लोग भीड़ में जा रहे थे, हम भी चले गए। सबके सब जिहादी हैं, सबके सब। ये ठीक है, हमारा दुर्भाग्य है कि अच्छे कलाकार भी हैं, लेकिन अच्छे आर्टिस्ट भी हैं, लेकिन निजी जिंदगी में प्योर जिहादी साबित हुए हैं। आमिर खान बड़े अच्छे एक्टर हैं, उनसे बड़ा जिहादी कौन है? एक और किस्सा सुना देता हूँ चलते चलते। शबाना आजमी इस्मत चुगताई को अपनी माँ समान मानती थी, जावेद अख्तर अपनी साख समान मानते थे नेचुरली। इस्मत लोग चुगताई कहते हैं इस्मत आपा ने कुछ कहानियां जो लिखी हैं उसमें उनकी प्रेरणा स्रोत शबाना ही थी। जो भी हो, तो इसमें चुगताई ने क्या किया साहब कि जब वो, उन्होंने अपनी एक वसीयत करी और वसीयत ये कहा कि साहब कि मैं, मुझे जो है वो कीड़ों के द्वारा मेरा बॉडी मेरी खाई जाए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मुझको दफनाया न जाए, मुझको क्रिमेट किया जाए, मेरा दाह संस्कार किया जाए। तो इस्मत चुगताई आपको जानते हैं कितनी फेमस और कितनी पॉपुलर थी। तो साहब जो उनके दाह संस्कार में इक्के दुक्के लोग ही पहुंचे, शबाना आपा भी नहीं पहुंची। शबाना भी नहीं गए, जावेद भी नहीं गए।
जावेद भी नहीं गया ऑब्वियसली, बीवी नहीं जाएगी तो जावेद खाविंद कैसे जाएगा सर? ये है इनकी असलियत। तो चलिए चर्चा को यही विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद, अनुपम जी को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।